हेलो आज फ्रेंड्स, UIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल ये देखा था कि मूल अधिकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की विषय वस्तु क्या है। अनुच्छेद 12 में हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में बताई गई है। अनुच्छेद 13 में हमने देखा था कि अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों की प्रकृति को तय करता है, उसकी परिधि को तय करता है। 12 में जो राज्य बताया गया है, राज्य के अंतर्गत जिन निकायों को बताया गया है वो निकाय किस सीमा में रहते हुए मूल अधिकारों के सापेक्ष कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। 13 के खंडों के बारे में हमने चर्चा किया था। 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3 जो मूल संविधान में था। 13 खंड 1 में संविधान लागू होने के पहले की विधियों पर मूल अधिकारों का क्या नियंत्रण होगा, मूल अधिकारों की क्या सीमा होगी। 13 खंड 2 में जब संविधान लागू हो गया और देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उन विधियों पर मूल अधिकारों का क्या नियंत्रण होगा। 13 खंड 3 में विधि शब्द को एक्सप्लेन किया गया है कि विधि शब्द में क्या क्या चीजें आएंगी। तो वहां कहा गया था कि विधि शब्द के अंतर्गत कानून, उपकानून, नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अध्यादेश, संधि, समझौता तथा वो परंपराएं और प्रथाएं भी शामिल हैं जिनके पीछे कोई कानूनी शक्ति पाई जाती हो, कानूनी बल पाया जाता हो। अनुच्छेद 13 में एक खंड जोड़ा गया, खंड 4, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, और इस खंड को जोड़कर प्रावधान किया गया क्योंकि इसके पहले एक बड़ा विवाद चला आ रहा था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है कि नहीं है। अच्छा, इस विवाद की जो जड़ था वो था आर्टिकल 13 सेक्शन 2, क्योंकि यहां आपने देखा था, यहां लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। विधि को मैं इन्वर्टर कामा में इसलिए कर रहा हूं कि इसी पर पूरा फोकस है। 13 खंड 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो, उन्हें न्यून करता हो, उनका अतिक्रमण करता हो, उनका उल्लंघन करता हो। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि, प्रत्येक कानून, प्रत्येक अधिनियम उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। कहने का मतलब है कि जैसे संसद अगर कोई कानून बना रही है, अगर वो कानून भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो, मूल अधिकारों की इंटेंसिटी को कम करता हो, घटाता हो, तो वो विधि उस मात्रा में, जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों को छीन रही है, उस मात्रा में वो विधि वाइड होगी, शून्य होगी, उस मात्रा में वो लागू नहीं हो पाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 13 खंड 2। इसी को आधार बनाकर संसद द्वारा बनाई गई विधियों को या उन विधियों को जो मूल अधिकारों पर सीमा लगाती हैं, मूल अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब यही बड़ी समस्या थी कि जब सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए गए, उन कानूनों से व्यक्तियों के मूल अधिकार, अभी तक आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था,
फंडामेंटल राइट्स था। और राज्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए, या यूं कह लीजिए कि सोशल वेलफेयर के लिए जैसे ही कानून बनाना शुरू किया ताकि जो जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन किया जाए और भूमि का जो मतलब संपूर्ण भूभाग भारत का था उसका वितरण इस प्रकार किया जाए कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों का स्वामित्व उस पर स्थापित हो सके। लेकिन समस्या ये थी, ये कानून क्या कर रहा है? अनुच्छेद 31 का उल्लंघन कर रहा है। 31 कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। 13(2) कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, सरकार कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट कोई ऐसी विधि पारित नहीं करेगी जो विधि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को छीनती हो। तो भूमि सुधार संबंधी कानून क्या कर रहे थे? भूमि सुधार संबंधी कानून इसी अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 31 में, उसको छीन रही थी, अवैध घोषित कर दिया गया। अब समस्या आ गई कि सरकार फिर समाजवादी व्यवस्था कैसे लागू करे, लोक कल्याणकारी कार्यों को कैसे आगे बढ़ाए। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ दिया गया। मूल संविधान में आप जानते हैं 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3 था, 13 खंड 4 जोड़ दिया गया। और यह जोड़कर कह दिया गया कि अनुच्छेद 359 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर अनुच्छेद 13 खंड 2 की कोई बात लागू नहीं होगी। यह कह दिया गया कि 13 खंड 2 में जो विधि शब्द है, इस विधि शब्द के अंतर्गत केवल सामान्य विधियां आती हैं जो संसद ने सामान्य विधि विधायी शक्ति के द्वारा पारित किया है, केवल वही विधियां आती हैं, न कि संविधान संशोधन। 359 में जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया से अगर किसी विधि को पारित किया गया है तो वो विधि अनुच्छेद 13 खंड 2 में नहीं है। इसलिए अगर संसद संविधान में संशोधन करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला भी कोई कानून बना दे तो वो विधि इस आधार पर असंगत नहीं होगी, इस आधार पर मतलब इनवैलिड नहीं होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी कि वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो 13 में खंड 4 जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 13 से 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। एक है पृथक्करण का सिद्धांत, पहला है पृथक्करण का सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और यह कानून निकाला गया, यह सिद्धांत निकाला गया कहां से? आर्टिकल 13 सेक्शन 2 से। पृथक्करण के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी कानून की संवैधानिकता को जांचते समय किस कसौटी पर जांचेंगे? मूल अधिकारों की कसौटी पर। कि कोई कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जा रहा है, पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया जा रहा है, वो कानून संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो यहां कहा गया किसी कानून की संवैधानिकता को जांचते समय पृथक्करण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कानून का कोई भाग, अगर पूरा का पूरा कानून मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तब तो वो पूरा का पूरा कानून इनवैलिड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन यह भी कह दिया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में कि अगर पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कोई कानून, पूरा कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस कानून का कोई अंश, उसका कोई हिस्सा, उसका कोई पार्ट मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय केवल उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो सेवरेबिलिटी का मतलब ही होता है, पृथक्करण का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बनाया गया है, उस कानून का कोई हिस्सा मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो उस हिस्से को उस कानून से पृथक कर दीजिए, पृथक करते हुए उसे अवैध घोषित कर दीजिए। शेष जो उसका हिस्सा बचा है वो वैलिड रहेगा और वो लागू होगा। इसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ
सेवरेबिलिटी मतलब पृथक्करण का सिद्धांत। इसी प्रकार जो दूसरा सिद्धांत है, जो इसे आर्टिकल 13 सेक्शन फर्स्ट से निकाला गया। 13 सेक्शन फर्स्ट से निकाला गया। इसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत, तिरोहित होने का सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहणीयता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्या मतलब है, इस सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से किसी कानून की अनुकूलता को जांचते समय, कोई कानून जो बनाया गया है वो कानून मूल अधिकारों के अनुकूल है कि नहीं है, इस चीज की जांच करते समय आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब संविधान, इसमें कहा गया है कि यदि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, मैंने कहा था ना अनुच्छेद 13 खंड 2 में यह कहा गया है कि अगर संविधान लागू होने के पहले की विधियां जो ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं और अभी भी लागू हैं भारत क्षेत्र में, अगर वो विधियां मूल अधिकारों से असंगत हैं, मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो उन विधि को मूल अधिकारों से असंगत होने की मात्रा में, मूल अधिकारों से जिस अनुपात में असंगत हैं, विरुद्ध हैं, उस अनुपात में उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो वहीं से सिद्धांत लाया गया। तो आच्छादन के सिद्धांत का मतलब है कि मूल अधिकारों से किसी कानून की अनुकूलता को जांचते समय आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कहा गया कि यदि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो इससे उस विधि पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है। कहने का मतलब है कि वो विधि पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। अगर वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो जिस मात्रा में वो विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उस मात्रा में वो विधि निष्क्रिय हो जाती है, दब जाती है, छुप जाती है। किससे? मूल अधिकारों से, मतलब मूल अधिकारों की उस पर छाया आ जाती है। इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा गया। जैसे आप जानते हैं दो तरह के इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स, एक सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की शैडो सूर्य पर पड़ने लगती है, इसलिए सूर्य अपने पूरे आभा के साथ पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बात हमेशा की नहीं है, ये बात तभी तक है जब तक ये नक्षत्रीय स्थिति बनी हुई है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीध में है और दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा का छाया वहां पड़ रहा है। लेकिन जैसे ये नक्षत्रीय स्थिति टलती है, पृथ्वी अपने पाथ पर आगे बढ़ती है, चंद्रमा अपने पाथ पर आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा अब पृथ्वी सूर्य के बीच में नहीं होगा। सूर्य ग्रहण किसी टल जाती है और जैसे टलती है फिर सूर्य जो है अपने पूरे आभामंडल के साथ पृथ्वी पर दृश्यमान होने लगता है। वही कहा गया है कि अगर कोई कानून संविधान पूर्व बनाई गई विधियां जो हैं वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो वो विधि निष्क्रिय हो जाती है, समाप्त नहीं होती, उस पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है। लेकिन अगर संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों के इस प्रभाव को कम कर दिया जाए, मूल अधिकारों के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए, तो वो विधि पुनः एग्जिस्ट करने लगती है, फिर से अस्तित्व में आ जाती है। और इसी पूरी फिनोमिना को कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के नाम से जाना गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसे ही ग्रहणीयता का सिद्धांत, इसे ही आच्छादन का सिद्धांत या इसे ही
तिरोहित होने के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं विशिष्ट मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने पहले आपसे बताया था कि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से न होकर बल्कि मूल अधिकारों की प्रकृति, मूल अधिकारों की परिधि निर्धारित करने से होता है। उसमें कल मैंने आपसे बताया था कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। अधिकार वो है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। इनका संबंध, ये व्यक्तियों को अधिकार नहीं देते, लेकिन व्यक्तियों के जो अधिकार मिल रहे होते हैं उनकी सीमाएं निर्धारित करते हैं, उनकी परिधि तय करते हैं कि किस रूप में कैसे उन्हें मूल अधिकार मिलेंगे या किस रूप में मूल अधिकारों पर नियंत्रण या मर्यादा लगाने की व्यवस्था होगी। यह निर्धारित किया गया 12, 13, 33, 34, 35 के द्वारा। जो व्यक्तियों के विशिष्ट मूल अधिकार हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। जो हमारे विशिष्ट मूल अधिकार हैं, जो भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे नागरिकों सहित अन्य व्यक्तियों के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने कल चर्चा किया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में क्या क्या अधिकार हैं, हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और मैंने अभी चर्चा किया आपसे कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद था 31, जो संपत्ति रूपी मूल अधिकार था, जो मूल संविधान में तो था, लेकिन यह अनुच्छेद, ये अधिकार देश में समाजवादी व्यवस्था या भारत में समता मूलक समाज के निर्माण में बड़ा बाधक बन रहा था। लिहाजा 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 3 से निकाल दिया गया। और अनुच्छेद, इसी प्रकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार नागरिकों को, व्यक्तियों को दिया गया है। और यही वो अधिकार है जिसके माध्यम से भाग 3 में दिए गए अधिकारों को व्यवहार में लाया जाता है या उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। अगर ये अधिकार न होता तो शायद सारे अधिकार संविधान की किताबों में अक्षर के रूप में दब के रह जाते, उनका व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो ये इतने प्रकार के जो विशिष्ट मूल अधिकार हैं, जो आपको अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा, भाग 3 में जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो स्पेशली अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक इनका प्रावधान किया गया है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि समानता का अधिकार क्या है, समानता के अधिकार का प्रावधान कहां पर किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कहां कहां इसका प्रावधान किया गया है, क्या क्या समानता का अधिकार है, आइए देखते हैं। पहला जो अधिकार समानता का है, उसका प्रावधान
समानता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 में किया गया है। आर्टिकल 14 में कौन सा अधिकार है? कानूनी समानता का अधिकार। कानूनी समानता। अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग मतलब जेंडर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इसे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सामाजिक समानता का अधिकार। मतलब समाज में जिन आधारों पर व्यक्ति के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सारे डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस को समाप्त करने का अधिकार, यह कहा गया अनुच्छेद 15 में। मतलब सामाजिक समानता का अधिकार आ गया। इसी प्रकार आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यह भी कैसा अधिकार है? यह भी एक सामाजिक समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में जो अधिकार दिया गया है वो उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और इस समानता के अधिकार का जो मूल आदर्श है वो अनुच्छेद 14 में पाया जाता है। अनुच्छेद 14 में समानता के मूल आदर्श का प्रावधान किया गया है। शेष अनुच्छेदों में मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इन 5 अनुच्छेदों में आपस में अंतर संबंध क्या है, इनका पारस्परिक संबंध क्या है। तो आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार का मूल आदर्श बताया गया है और आर्टिकल 15, 16, 17 तथा 18 में इसी मूल आदर्श को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, यहां पर ध्यान दीजिएगा व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर्सन, पर्सन शब्द इस्तेमाल है, नागरिक नहीं हम कह रहे हैं, पर्सन कह रहे हैं, व्यक्ति कह रहे हैं। और व्यक्ति का मतलब है कि भारत में चाहे नागरिक हो चाहे अन्य देशी व्यक्ति रह रहे हों, इसका संरक्षण सबको दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया, कानूनी समानता के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता या समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तथा विधियों का समान संरक्षण, विधियों
के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया अनुच्छेद 14 में? अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता का जो अधिकार दिया गया है, इसमें यह स्पष्ट किया गया, यह कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी व्यक्तियों को या भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इस पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पहला सवाल तो यह है कि अनुच्छेद 14 में जो कानूनी समानता का अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? नागरिकों को या भारत राज्य क्षेत्र में रहे सभी व्यक्तियों को या दोनों को? तो 14 में कानूनी समानता का अधिकार भारत में व्यक्ति को दिया गया है, और व्यक्ति का मतलब है कि जितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो नागरिक हैं चाहे वो गैर नागरिक हैं, तो दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात यह पूछा जाता है कि इसमें जो विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समानता है, और दूसरी शब्दावली जो विधियों के समान संरक्षण, ये दो शब्दावलियां प्रयुक्त की गई हैं, ये आपस में तो समरूप जान पड़ती हैं। तो क्या वास्तव में ये दोनों एक ही चीज है? क्या दोनों का एक ही अर्थ है? इसमें विधि के समक्ष समता जो है, ये शब्दावली ब्रिटिश राज व्यवस्था से लाई गई है, ब्रिटेन से लाई गई है, और इसका स्वरूप जो है, इसकी प्रकृति जो है वो निगेटिव है, नकारात्मक है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत राज्य क्षेत्र में जितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, सभी व्यक्ति समान रूप से सामान्य विधि के अधीन होंगे। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उसकी पंथ या प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कितनी ऊंची क्यों न हो, लेकिन सभी व्यक्ति समान रूप से कानून के अधीन तथा न्यायपालिका की न्यायिक अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। इसको यूं समझें कि कोई भी व्यक्ति, उसकी हैसियत कुछ भी क्यों न हो, उसकी पंक्ति या प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो। अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। व्यवहार में सारी की सारी शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो चाहे प्रधानमंत्री जो राज्य व्यवस्था के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, शक्ति के धारक के रूप में, और दूसरी तरफ व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर जो शक्तिहीन महसूस होता है, जिसके पास किस तरह कोई शक्ति नहीं थी, कौन है? मजदूर है, सामान्य किसान है। तो इसकी अहमियत समझिए। विधि के समक्ष समता का जो ब्रिटेन से अवधारणा लाई गई, जो यकीनन निगेटिव नेचर की है, इसका यह तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री से लेकर जो राज्य व्यवस्था का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, सामान्य किसान या मजदूर जो शक्तिहीन व्यक्ति हैं, दोनों में से कोई, चाहे प्रधानमंत्री चाहे शक्तिहीन जो मजदूर या किसान है, विधि के औचित्य के बगैर अगर कोई काम करते हैं, कानून के उल्लंघन में अगर कोई काम करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोई काम करते हैं, तो दोनों समान मात्रा में दंड के भागी होंगे। कहने का मतलब है, चाहे प्रधानमंत्री या मजदूर जिस विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, उस विधि के उल्लंघन में जिस दंड का प्रावधान हमारे लीगल सिस्टम के द्वारा किया गया है, हमारे विधिक तंत्र के द्वारा किया गया है, वो दंड प्रधानमंत्री को भी मिलेगा और वो दंड सामान्य मजदूर को मिलेगा। ये कहता है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष, कानून के अधीन हर कोई है, उसकी अपनी व्यक्तिगत हैसियत चाहे कुछ भी क्यों न हो। और इसी को क्या कहा गया है? इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इसी को विधि का शासन कहा जाता है। भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है।
विधिक शासन का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी पद में नहीं होती, बल्कि कहां पर होती है? कानून में होती है। और हर व्यक्ति, पद या संस्था कानून के अधीन होता है और कानून के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अपने क्रियाकलाप तथा कार्यवाही का संचालन कर सकता है। यह है विधि का शासन। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब होता है समान लोगों के बीच कानून समान होगा। अब अंतर देखिए, यह कह रहा है कि हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य मजदूर तक, लेमैन तक, हर कोई कानून के अधीन है, हर पर कानून अप्लाई है। यह कह रहा है कि समान लोगों में कानून समान होगा, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका यहां संरक्षण शब्द के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सभी व्यक्तियों की कानूनों तक पहुंच समान होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा ऐसे कानून व नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो रहा। अब आप कल्पना करिए कि अगर दो व्यक्तियों की या दो समूहों की सामाजिक स्थितियों में बड़ा अंतराल पाया जाता है और ऐसे लोगों पर समान कानून बना के लागू कर दिया जाए, तो क्या समानता के आदर्श को व्यवहार में लाया जा सकेगा? सवाल ही नहीं उठता। अब आप कल्पना करिए कि अगर सरकार इनकम टैक्स की जो दर निर्धारित करती है, जो कानून बनाती है, कानून द्वारा प्रावधान किया जाता है, सरकार ये कह दे कि भारत राज्य में जितने लोग हैं सबसे 30% टैक्स लिया जाएगा। जो हाई इनकम रेट वाले हैं उनसे 30% आप ले लेंगे, जो 4 लाख 3 लाख सैलरी पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रोज खाने की व्यवस्था में जो कमा रहा है उससे अगर 30% ले लिया जाए तो समानता कम होगी, समानता और बढ़ेगी। यही है विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब है सरकार के द्वारा दो तरह के कानून बनाए जाते हैं। एक तो यह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, दूसरे वे कानून हैं जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू न होकर बल्कि वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष पर लागू होते हैं। अब इसमें एक बार आइए सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो वर्ग विधायनी सिद्धांत को अलाउ करता है, मतलब अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए अलाउ करता। कौन सा? आर्टिकल 14 के तहत विधियों का समान संरक्षण के तहत। और यह अवधारणा यकीनन सकारात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और समझिए, जैसे मान लीजिए भारत में कई तरह के वर्ग पाए, भाई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एडवोकेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये तमाम वर्ग पाए जाते हैं कि नहीं समाज में? ये तमाम समूह पाए जाते हैं कि नहीं समाज में? अब ये कहता है कि सबके ऊपर एक कानून लागू कर दीजिए। ये कह रहा है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, ये विभिन्न वर्ग अलग अलग कानूनों की अपेक्षाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चिकित्सीय क्षेत्र में जिस कानून की उपयोगिता है, चिकित्सीय क्षेत्र में जिस कानून की रिलेवेंसी है, क्या उसी कानून को आप अभियांत्रिकी क्षेत्र में, मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्र में लागू कर सकते हैं? भाई चिकित्सीय क्षेत्र मानता है कानून हमारे यहां बना हुआ है चिकित्सीय क्षेत्र के लिए कि भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध है, तो इस कानून को आप ब्यूरोक्रेसी में कैसे लागू करोगे? भाई इस कानून को कैसे आप अभियांत्रिकी में लागू करोगे? इस कानून का क्या मतलब है एडवोकेसी से, बिजनेस क्षेत्र से? ये तो चिकित्सीय क्षेत्र में ना है। तो इसका मतलब ये कानून किसके लिए बना? एक विशेष वर्ग के लिए बना। तो हमारा संविधान समाज में जो तमाम समूह हैं, समाज में जो तमाम वर्ग हैं, उन अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाने की अनुमति देता है। और इसी अनुमति को, इसी सिद्धांत को विधायनी वर्गीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि विधायनी वर्गीकरण के सिद्धांत को लागू करते समय इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वो वास्तविक, तर्कसंगत और उसका विवेकशील आधार है कि नहीं है।
अलग अलग कानूनों को बनाए जाने का वास्तविक तर्कसंगत तथा विवेकशील आधार होना चाहिए और इस विधायनी वर्गीकरण का तर्कसंगत उद्देश्य, तर्कसंगत संबंध उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए कानून बनाया जा रहा है। यह भी एक उदाहरण आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए कि सरकार कानून बनाती है कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। क्यों कानून बनाती सरकार इसको? इसलिए बनाती है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को सरकार निःशुल्क अपनी चिकित्सा सेवा देने के लिए सैलरी देती है, उन्हें वेतन देती है। इसलिए कहती है ताकि वो अपने इस काम को समुचित ढंग से कर सकें, क्योंकि उन्हें सरकार सैलरी दे रही है। अब अगर कोई सरकारी डॉक्टर इस आधार पर अपनी समानता के अधिकार की मांग करे भाई हम भी एमबीबीएस हैं, हम भी एमडी हैं, हम भी एमएस हैं, हमको निजी तौर पर प्रैक्टिस क्यों नहीं करने दिया जा रहा है जबकि प्राइवेट डॉक्टर को करने दिया जा रहा है? तो वो मांग कर सकते हैं कि इससे हमारे कानूनी समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर को भेद किया जाता है क्योंकि डिग्री हमारी समान है और व्यक्ति के रूप में हम समान है, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। जो डिग्री उनके पास है वही डिग्री हमारे पास भी है। उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने दिया जा रहा है, उन्हें ज्यादा पैसा कमाने की अनुमति दी जा रही है, हमको रोका जा रहा है। अरे भाई आपको नहीं रोका जाएगा, आप सरकारी पद छोड़ दीजिए, आप सरकारी डॉक्टर का पद छोड़ दीजिए, आप करिए, सरकार कोई दिक्कत नहीं है। उसके बदले सरकार आपको सैलरी दे रही है। इसलिए क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर में अंतर क्या है? सरकारी डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है, इसलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून उस पर अप्लीकेबल हैं। प्राइवेट डॉक्टर को सरकार सैलरी नहीं दे रही है। हां, इसका उल्लंघन हो जाएगा अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में वे डॉक्टर्स जो लंबे कद के हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करें। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो तर्कसंगत आधार नहीं है। या वे डॉक्टर जिनके लंबे बाल हैं, ये डॉक्टर जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद इसका उदाहरण, इसका उल्लंघन हो जाएगा। मतलब इसीलिए कहा गया कि समान लोगों के बीच कानून समान होगा। जो सरकारी डॉक्टर हैं जिन्हें उनकी समानता क्या है? इन सबको सरकार पेमेंट देती है। तो इन सरकारी डॉक्टरों के बीच किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर्स सरकारी नहीं है, सरकार के द्वारा पेमेंट नहीं पाए जाते, इसका मतलब उनका अलग वर्ग है, तो उनके लिए अगर सरकार अलग कानून बना के कहती है नहीं ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इन्हें हम कोई वेतन नहीं देते, ये अलग वर्ग है सरकारी डॉक्टरों से, तो उसे जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यही है विधियों का समान संरक्षण। तो 14 में क्या कहा गया? राज्य का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब भारत राज्य। राज्य भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता जो ये अधिकार दिया गया है और विधियों का समान संरक्षण जो दूसरा अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करे। इन दोनों अधिकारों के प्रोटेक्शन से, इन दोनों अधिकारों की संरक्षा से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। और अगर राज्य ऐसा दुस्साहस करता है, राज्य ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, तो आप जानते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 के द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय का और आर्टिकल 226 के द्वारा सीधे उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। और 32 के द्वारा जो 5 रिटें निकाली जाती हैं या 226 तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जो 5 रिटें निकाली जाती हैं, उन रिटों को निकालकर हम इन अभिन्न अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये कहा गया है समानता के अधिकार में पहली समानता जो कानूनी समानता है। अब इसमें देखिए और कई सवाल बनते हैं। अच्छा, जैसे हम थोड़ा सा मतलब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को शिकायत आती है बहुत गहराई में जाके पढ़ा रहे हैं। यार बिना गहराई में जाए आप समझ नहीं पाएंगे। इस पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत गहराई में जाके पूछे जा रहे हैं। जैसे एक बार उसने सवाल पूछ दिया था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? आपके आरोग्य परीक्षा में क्वेश्चन बैंक देखिए,
आरोप में पूछा था कि नेचुरल जस्टिस की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, पहले नहीं बताया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हुए अनुच्छेद आर्टिकल 14 की व्याख्या करते उसने कहा कि नेचुरल जस्टिस की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। इसी प्रकार सवाल पूछा गया था कि विधि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि का शासन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मौलिक धारणा है। अनुच्छेद 14 का संरक्षण किसको दिया जाता है? व्यक्ति को, नागरिक को केवल नहीं। व्यक्ति का मतलब है जो नागरिक हैं या जो गैर नागरिक हैं, दोनों को अनुच्छेद 14 का संरक्षण दिया जाता। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 14। समानता के अधिकार में जो दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 15, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग मतलब जेंडर या सेक्स, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। असल में अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जाता है। जो यहां अधिकार दी गई है समानता का, जो यहां समानता का एक आदर्श है, उस आदर्श को अनुच्छेद 15 के माध्यम से एक विशेष क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सामाजिकता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में लागू किया गया, ताकि देश में समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ये बात कि भारतीय राज व्यवस्था का, भारतीय संविधान का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देश में समता मूलक समाज का निर्माण करना। अब आप बताइए कि अगर धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, हम किस खानदान के हैं, जाति के आधार पर, स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए, आप इस धर्म के, आप यहां नहीं आओगे, आपकी जाति है, आप यहां नहीं आओगे, आपका जन्म ऐसी जगह हुआ, आप यहां नहीं आ सकते, तो इससे क्या एक भारत में एकीकृत समाज की रचना की जा सकती है? हम तो बटे होंगे, तो बिखरे होंगे, एक जात के लोग एक जगह होंगे, एक धर्म के लोग आपस में लड़ रहे होंगे, तो इस तरह से एक एकीकृत भारत का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसीलिए अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता को कायम करने के लिए यह प्रावधान किया गया कि भारत में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया, पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है अनुच्छेद 14 का संरक्षण भारत में सभी लोगों को, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो। लेकिन अनुच्छेद 15 का संरक्षण गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है। मैंने पहले आपको बताया था, संविधान राज व्यवस्था में शुरू कर रहा था कि भारतीय संविधान के 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका प्रोटेक्शन, जिनका संरक्षण केवल नागरिकों को दिया गया है, गैर नागरिकों को उनका संरक्षण नहीं दिया गया है। और वो आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आपको भी नहीं रखना होगा। ये 5 अनुच्छेद, केवल यही 5 अनुच्छेद हैं जिनका संरक्षण नागरिकों को है। बाकी जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका संरक्षण कमोबेश अन्य व्यक्तियों को या गैर नागरिकों को भी दिया गया है। लेकिन एब्सोल्युटली, निरपेक्ष रूप से ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संरक्षण केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है, अन्य को नहीं दिया गया। इसमें 15 भी है, तो 15 का संरक्षण नागरिकों को, यहां हमारे बताने का मतलब है कि ये जो कहा जा रहा है कि धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ या एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य किसी विदेशी व्यक्ति के साथ, जो बाहर का व्यक्ति यहां रह रहा है, उस व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव करता है, तो इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कंडीशन है कि अगर राज्य भारत के नागरिकों में से किसी नागरिक के साथ या कुछ नागरिकों के साथ इनमें से किसी आधार पर भेदभाव करता है, तो 15 का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि इसका प्रोटेक्शन किसको है?
केवल सिटीजन को है, केवल नागरिकों को दिया गया है, अन्य व्यक्तियों को इसका संरक्षण नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15 में मूल संविधान में तो केवल 3 खंड थे, लेकिन आगे चलकर विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से, जैसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से मतलब अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया, 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें खंड 5 जोड़ा गया। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 15 सेक्शन 1, आर्टिकल अनुच्छेद 15 खंड 1, 15 खंड 2, 15 खंड 3, 15 खंड 4, 15 खंड 5, जिसमें अनुच्छेद 15 खंड 1, 2, 3 ये मूल संविधान में थे। 15 में खंड 4 को पहले संविधान संशोधन द्वारा, 15 में खंड 5 को 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शामिल किया गया। 15 खंड 1 में वही बात कही गई जिसकी चर्चा हमने भी की। 15 खंड 1 नागरिकों को राज्य के विरुद्ध, नागरिकों को सरकार के विरुद्ध अधिकार देता है। 15 खंड 1 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। अगर किसी नागरिक के साथ राज्य ऐसा करता है कि अमुक व्यक्ति अमुक धर्म का है, इसलिए उसे राज्य की सुविधा नहीं दी जाएगी, राज्य के द्वारा कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो उस नागरिक को पूरा अधिकार है कि अनुच्छेद 15 के उल्लंघन में, कि राज्य उसके साथ 15 उल्लंघन कर रहा, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से अपने इस अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, कि इन आधारों पर नागरिकों के भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ये 15 में कहा गया। तो 15 खंड 1 कह रहा है कि राज्य, सरकार किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर या सभी आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई सार्वजनिक संस्था या निजी तौर पर कोई संगठन है, वो भेदभाव कर सकता है, राज्य नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी। वहीं पर अनुच्छेद 15 खंड 2 में कहा गया है कि कोई नागरिक, 15 खंड 2 में कहा गया है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ इन 5 आधारों में से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब 15 खंड 1 और 15 खंड 2 में डिफरेंसेस पता चल रहा है कि नहीं चला? 15 खंड 1 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ इन 5 आधारों में से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 खंड 2 कह रहा है कि कोई नागरिक भी दूसरे नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव, मतलब हम आप भी व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई नागरिक है तो उस नागरिक के साथ इन आधारों में से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कहां पर नहीं कर सकते भेदभाव? यह भी संविधान में उल्लिखित किया गया है। 15 खंड 2 में कहा गया है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, कहां पर? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर तथा पूर्णतः व अंशतः राज्य निधि से पोषित अथवा सामान्य जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है
कि अनुच्छेद 15 खंड 2 का प्रावधान करने के पीछे प्रमुख प्रयोजन क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या था। अनुच्छेद 15 खंड 2 को संविधान में शामिल क्यों किया गया, इसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्यों दिया गया। भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर जो सदियों शताब्दियों से चली आ रही भेदभाव रूपी कुरीति थी उसे समाप्त किया जाए, और जब तक इस कुरीति को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी, तब तक एक अखंड भारत की रचना नहीं की जा सकेगी, तब तक एक बद्ध भारत की रचना नहीं की जाएगी, जब तक इन पारंपरिक कुरीतियों को भारत से समाप्त नहीं किया जाएगा जो जाति धर्म या स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर विद्यमान थी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इसी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 2 का उल्लेख किया गया ताकि देश में समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। 15 खंड 3 में 15 खंड 1 तथा 15 खंड 2 का एक्सेप्शन बताया गया। एक्सेप्शन का मतलब है कि जो नियम बताया जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, यहां कुछ विशेष कंडीशन में छूट दे दी जाती है अपवादों के अंतर्गत। तो 15 खंड 3 में कहा गया है कि यदि राज्य स्त्रियों तथा बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है तो इन सुविधाओं को अनुच्छेद 15 खंड 1 15 खंड 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अच्छा, कैसे भाई ये एक्सेप्शन है? यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं, राज्य की नजर में स्त्री पुरुष समान है। राज्य जिस प्रकार की सुविधाएं स्त्री को देगी उसी प्रकार की सुविधा सहूलियत अधिकार पुरुष को भी देगी, ये कह रहा है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा कि यदि राज्य बच्चों तथा स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करती है, भाई क्यों सुविधाएं प्रदान, ये तो कह रहा नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा, ये कह रहा है कि राज्य स्त्रियों को विशेष सुविधा दे, विशेष सुविधा देने का मतलब पुरुषों के साथ भेदभाव, ये कह रहा है कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब है इसका एक्सेप्शन हुआ, इसीलिए इसे भी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। यह कहा गया कि यदि राज्य स्त्रियों तथा पुरुषों को, स्त्रियों तथा बच्चों को कुछ विशेष सुविधा देती है तो इसे अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन न समझा जाए। यहां यह स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा क्यों दी जा रही है। जब यह मूल नियम बनाया गया तो इस मूल नियम के विरुद्ध इस अपवाद का सृजन क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सदियों शताब्दियों से शोषित वर्ग में शामिल रही हैं। इन्हें चार दीवारी के बीच की वस्तु समझा गया था। इन्हें भी खुले समाज में जाने के लिए कुछ विशेष अधिकार की आवश्यकता है। पुरुष समाज जो पहले से इन अधिकारों का उपभोग करते हुए अपना समग्र विकास करते हुए विकास के रास्ते पर बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें विकास के रास्ते पर चलने से रोक दिया गया तो स्त्री पुरुष के बीच एक बड़ी असमानता स्थापित हो ही जाएगी। और जो असमानता स्थापित हो गई, ये समानता कैसे स्थापित हो जाए, इसका मतलब है कि भाई जो संपन्न वर्ग है इसकी समानता स्थापित करने दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आता है कि जो संपन्न वर्ग है उसकी उस संपन्नता के संसाधन को विपन्न वर्ग में बांट दिया जाए कि भाई आप ले लो ताकि हमारे बराबर हो जाओ। इस तरीके को कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा क्या तरीका है, संपन्न वर्गों की तुलना में जो कमजोर वर्ग है उसको कुछ सुविधा ज्यादा दी जाए, उसको सहूलियत दिया जाए, उसको ज्यादा अधिकार दिया जाए, ताकि इन्हीं सुविधाओं इन्हीं अधिकारों की बदौलत वो व्यक्ति धीरे धीरे समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके और एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। स्त्रियों की चूंकि शारीरिक बनावट और उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से उनको विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता के मद्देनजर संविधान निर्माताओं के द्वारा
ताकि एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके, स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त किया जा सके, स्त्रियों को जो चार दीवारी के भीतर की वस्तु समझा गया था इस धारा से निकालकर उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके, इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 15 खंड 3 में ये प्रावधान किया गया। अब इस पर एक बार सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो शैक्षणिक क्षेत्र में, जो शैक्षणिक संस्थाओं में वोमेन रिजर्वेशन का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। आरक्षण क्या है? एक विशेष सुविधा ही तो है, एक विशेष सहूलियत ही तो है। यही तो कह रहा है कि यदि राज्य स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है तो इसे अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यही सुविधा क्या होगी? आरक्षण। इसका मतलब है कि वोमेन रिजर्वेशन की अवधारणा का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 खंड 3 में निहित है। महिलाओं को आरक्षण जो दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? अनुच्छेद 13 खंड 15 खंड 3 से दिया जाता है। भारतीय संविधान के अन्य भागों में भी इस प्रकार का भेदभाव किया गया है। भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद भी स्त्रियों को और बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति हिंसक सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे तो वहां भी पाएंगे कि वहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों को उनकी शारीरिक विशिष्टता को देखते हुए, उनकी विशेष शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अगर मैटरनिटी लीव प्रदान करता है, मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, तो इसे भी लिंग भेद पर आधारित नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि जिस समय वो डिलीवरी कंटेन करती हैं तो उनकी जान पर हमेशा खतरा रहता है। इसलिए उनको इस खतरे से बाहर निकालने के लिए उन्हें जो है मैटरनिटी लीव प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार की मैटरनिटी लीव प्रदान किया जाना अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी विशेष शारीरिक स्थिति की वजह से उनको दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के अलग अलग खंडों में भी महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। तो इस आधार पर उसे अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। अब ये अनुच्छेद 15 खंड 1, अनुच्छेद 15 खंड 2, अनुच्छेद 15 खंड 3 ये संविधान के मूल संविधान में थे। मूल संविधान का मतलब वो संविधान जो बिना किसी संशोधनों के था, वो संविधान जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो संविधान जैसे संविधान निर्मात्री सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। लेकिन आगे चलकर समसामयिक जरूरतों के मुताबिक संविधान को और अपडेट बनाने के लिए, संविधान को और अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए जो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा सुविधा दी गई थी, ताकि संविधान अपनी मौलिकता बनाए रखे, संविधान अपनी उपादेयता बनाए रखे, संविधान अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे, इसीलिए 368 में संविधान संशोधन की सुविधा प्रदान की गई। उसी सुविधा का लाभ लेते हुए संविधान को अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 4 को जोड़ा गया। खंड 4 को जोड़कर क्या किया गया? खंड 4 को जोड़कर पुनः समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन वर्गों को जो सदियों शताब्दियों से विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए थे, एससी जिन्हें आप अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, एसटी जिन्हें आप शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, तथा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक कारणों से विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। और उन्हें विकास की मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा? जैसे यहां स्त्रियों को आरक्षण दिया गया, मतलब सुविधाएं दी गई, उसी तरह की सुविधाएं उन्हें भी दी जाए। उन्हीं सुविधाओं के बदौलत वो भी संपन्न समाज के समकक्ष आ सके, उसे भी संपन्न समाज के समकक्ष लाया जा सके। इसीलिए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से उन वर्गों को जो सामाजिक कारणों से विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए थे, उन्हें विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए
पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में सेक्शन 4 को जोड़ा गया और सेक्शन 4 को जोड़कर प्रावधान किया गया कि यदि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है इस उद्देश्य से ताकि वो भी समाज से जुड़ सके, तो इसे भी अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। भाई यहां क्या कहा गया? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। यहां कह रहा अनुसूचित जाति के हैं, यहां का अनुसूचित जनजाति के हैं, यहां कहा जा रहा कि बैकवर्ड क्लास के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो इस आधार पर उन्हें विशेष सुविधा दी जाए। ये विशेष सुविधा देने से मना कर रहा, ये विशेष सुविधा दिला रहा उन्हीं आधारों पर। एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? तो ये एक्सेप्शन इसलिए बनाया गया ताकि भारत में सर्वमूलक समाज की रचना की जा सके, एक समता मूलक समाज की रचना की जा सके, एक ऐसे समाज की रचना की जा सके जहां बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक एक साथ रह रहे हों और एकताबद्ध राज्य को अस्तित्व में लाया जा सके। तो इस उद्देश्य से पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 4 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 15 का जो अंतिम खंड है, जो अंतिम सेक्शन है, वो खंड 5 है। अनुच्छेद 15 में खंड 5 को 93वें संविधान 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? इसे जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसको जोड़ने के पीछे उद्देश्य था कि जो ये पिछड़ा समुदाय है, आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल संख्या में कम थे और सरकारी स्कूलों का कब्जा किनका था? फॉरवर्ड क्लासेस का। तो जो प्राइवेट सेक्टर के शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें भी उनको आरक्षण दिया जाए, उसमें भी उनको फॉरवर्ड क्लास की तुलना में कुछ सहूलतें और सुविधाएं दी जाएं। इसी उद्देश्य से 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़कर यह कह दिया गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा संस्थाएं उन्हें छोड़कर जो अन्य लोगों की शिक्षा संस्थाएं हैं, निजी शिक्षा संस्थाएं हैं, उन निजी शिक्षा संस्थाओं में भी SC, ST तथा OBC को आरक्षण दिए जाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। और अनुच्छेद 15 खंड 5 से शक्ति ग्रहण करते हुए संसद ने कानून बनाया। क्या कानून? केंद्रीय शिक्षा संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। मतलब इसमें दिए गए आदर्श को व्यवहारिक रूप देने के लिए, इसमें दिए गए आदर्श को प्रभाव देने के लिए संसद ने कानून बनाया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। इस कानून का निर्माण करके यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य SC, ST तथा OBC को निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण देने के लिए, विशेष सुविधा देने के लिए कानून बना सकती है और इस कानून को अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ के अगर आप समझ पाए हो 15 खंड 1, 15 खंड 2, 3, 4, 5 की मूल भावना को, तो आप महसूस कर सकेंगे कि वास्तव में इन अनुच्छेदों के द्वारा, इन बंधों के द्वारा भारत में सामाजिक समानता स्थापित करने का ये विधिक समाधान है, ये कानूनी, ये लीगल सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, आगे कल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अनुच्छेद 16, 17, 18 में, और इसके बाद अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच।